चलिए जी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल बेसिक्स पढ़ा था फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर याद हो आप लोगों को। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि अगर कोई क्वांटिटी y है और ये एक क्वांटिटी x है और ये इसका ग्राफ है, तो ये y जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू पर होता है उसे बोलते हैं मैक्सिमा, और जब ये मिनिमम वैल्यू पर होता है उसे बोलते हैं मिनिमा। इन दोनों ही पॉइंट्स पर जो टेंजेंट बनाई जाती है उस टेंजेंट का स्लोप यानी मैक्सिमा पर स्लोप किससे मिलता था? dy अपॉन dx, वैल्यू 0। और अगर हम मिनिमा पर देखें तो यहां पर भी dy अपॉन dx की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है। अब y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अगर हम dy अपॉन dx निकालें वो हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो अब हमें पता है एट मिनिमा हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। dy अपॉन dx कितना होता है? 0, ठीक। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर आप वैल्यू डालोगे x की वैल्यू -1 पर, आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, दोबारा डबल डिफरेंशिएशन करो, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 2। 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो मेरे पास आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन देखो, ग्रेटर देन 0 किसकी कंडीशन थी? मिनिमा की। यानी यहां पर क्या ऑब्टेन हो रहा है? मिनिमा ही ऑब्टेन होगा। समझ में आ गया सबको? ये तो था मैथ्स के ऊपर इसका क्वेश्चन कैसा आता है। इसका फिजिक्स में यूज कैसे होता है वो हमने देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन क्लास 12th में भी आप देखेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये क्लास 11th की किताब का क्वेश्चन है। इसमें हम फिजिक्स 0% यूज करेंगे। प्योरली कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is divided into two parts which are placed at large distance small r. Find the mass of both parts if the gravitation force of attraction is maximum between them. क्वेश्चन है, हमारे पास एक बॉडी है, हमने उसे दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों पार्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो मैक्सिमम हो जाए। इस हिसाब से तोड़ना है, कुछ ऐसा रेशो बनाना है मासेस का कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, और फोर्स का फॉर्मूला आपको दिया गया है। एक बॉडी को दो टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन नोट कर लिया? लिख लो पहले क्वेश्चन, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करना है इसको सॉल्व। ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है।
नोट कर लिया? कल लास्ट क्लास हो जाएगी इसकी मैथ्स की, या तो आज या कल तक मैक्सिमम ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगना है हमें, तो वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा। परसों से स्टार्ट करेंगे फिर हमारी यूनिट नंबर 1, ठीक है? नोट करिए सबने। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक मास था कैपिटल M, मुझे इसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है सच दैट इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम। तो मैंने कहा सपोज मैंने एक पीस ये मान लिया स्मॉल m, तो दूसरा पीस हो गया m माइनस स्मॉल m, यस और नो? ठीक, तो यहां पर जो पहला मास है m1 उसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल m, और जो दूसरा मास होता है m2 उसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ये आ गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या गिवन है? F G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू प्लेस कर दो, तो G अपॉन आर स्क्वायर m इंटू m माइनस स्मॉल m। तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आई G अपॉन आर स्क्वायर m इंटू स्मॉल m माइनस स्मॉल m का स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू आ गई। अब ये फोर्स क्या होनी है? मैक्सिमम। फॉर फोर्स F टू बी मैक्सिमम। अच्छा, हम इसमें क्या चेंज कर रहे हैं? ये फोर्स क्या डिस्टेंस r की वजह से चेंज हो रही है? नहीं, r तो सेम रखना है हमको, ठीक है? और कैपिटल G कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसकी वजह से? करेक्ट, मास। इन टुकड़ों का मास कितना हो, मैं इसके मास को बढ़ाऊं तो ये वाला कम हो जाएगा, इसको कम करूंगा तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा। तो क्या चेंज कर रहा हूं मैं? मास। ठीक, तो ये फोर्स किसकी वजह से चेंज हो रही है? मास की वजह से। देखो यहां पर फोर्स का फॉर्मूला ये था, क्वेश्चन ने क्या कहा? इस मास को 2 टुकड़ों में तोड़ना है और आपको उन टुकड़ों का रेशियो डिसाइड करना है। हाँ, आर तो कांस्टेंट है, आर तो वही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं हम? उन टुकड़ों के मासेस के रेशियो को बदल रहे हैं, और कुछ इस हिसाब से तोड़ना है कि उनके बीच में फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा आ ही ना सके, यानी क्या हो जाए? फोर्स मैक्सिमम। तो ये फोर्स किसकी वजह से चेंज हो रही है? मास की वजह से। अगर मैं उसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कहूं तो क्या लिखूंगा? dF अपॉन dm, चेंज इन फोर्स ड्यू टू चेंज इन मास। ठीक, फोर्स को मैक्सिमम होना है तो dF अपॉन dm शुड बी इक्वल टू 0। ये मैक्सिमम की कंडीशन है। अगर कोई क्वांटिटी मैक्सिमम पर हो जाती है तो उसमें जो चेंज होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आती है। अब मुझे करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू मास। d अपॉन dm ऑफ g अपॉन आर स्क्वायर इंटू m इंटू स्मॉल m माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही हो। g कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएंगे, बाहर आते हैं मल्टीप्लाई में। जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के, तो मैं लिखूंगा g अपॉन आर स्क्वायर d अपॉन dm ऑफ m इंटू m माइनस d अपॉन dm ऑफ m स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इसको इधर ले आऊं 0, 0 अपॉन समथिंग बिकम 0। ठीक है, तो मेरे पास अब m इंटू m, m तो कांस्टेंट था, पूरा मास है बॉडी का, इट इज अ कांस्टेंट, तो m बाहर आ गया, dm अपॉन dm, m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m शुड बी इक्वल टू dm अपॉन dm,
1, तो m माइनस 2m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 2m, तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल M/2। यानी मुझे इन मासेस को कैसे तोड़ना पड़ेगा? आधा आधा, तभी वो फोर्स मैक्सिमम हो पाएगी। इसको एक सिंपल से मैथ्स के लॉजिक से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 6, इसके टुकड़े बनाते हैं। पहला पीस बन जाएगा, एक बनेगा 1 तो दूसरा बनेगा 5, एक बनेगा 2 तो दूसरा बनेगा 4, एक बनेगा 3 तो दूसरा बनेगा 3, और तो नहीं तोड़ सकता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आया? जब दोनों इक्वल थे। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों मासेस क्या हो जाएंगे? इक्वल, हाफ एंड हाफ ऑफ द इनिशियल मास। समझ में आ गया सबको? यस और नो? तो यहां देखो, इस क्वेश्चन में हमने कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया। पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व हुआ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा। हाँ जी बोलो। कहां पर बेटा? ये डिफरेंशिएशन ये बाहर आ जाएगा, तो मैं लगाऊंगा सब्ट्रैक्शन वाला रूल, डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल के हिसाब से पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, माइनस लगा के इसका डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंस रूल कराया था, शायद तूने ज्वाइन बाद में किया ना, पुराने लेक्चर देख लेना, उसमें है सम रूल, डिफरेंस रूल सब कराए। नोट कर लो ये सॉल्यूशन, ये इसी साल का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। ये शायद सोफिया में तो पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, हाफ ईयरली इजी है उसके बाद। अब अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा पता ना होती और हम ये क्वेश्चन उस टाइम सॉल्व करते ग्रेविटेशन चैप्टर में, और मैं लिखता dF/dm शुड बी इक्वल टू 0, ये याद कर लो, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो क्या कहता? ये ऐसे ही होता है, आप इस स्टेप को क्या कर लो? याद कर लो। ठीक, इसीलिए ये जो क्लास चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम जो डेरिवेशंस में स्टेप्स यूज करेंगे मैथमेटिक्स, आपको एक्चुअल में रीजन पता हो उनका। ऐसा नहीं बोला जाएगा ये ऐसे होता है, ऐसे याद कर लो प्लीज, ये रीजन। क्योंकि अगर आपको कोई कंपटीशन क्लियर करना है, उसके लिए आपका बेस एकदम क्लियर रहना चाहिए, कोई गड़बड़ दिमाग में नहीं होनी चाहिए। कौन सा वाला है? तो कांस्टेंट है ना प्रोडक्ट में। अच्छा बाहर नहीं आता, याद कर। कांस्टेंट इनटू अ फंक्शन, क्या करते थे? कांस्टेंट बाहर और फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तभी तो सारे रूल्स कराए थे मैंने पहले, इसीलिए ना, याद रखो। जब भी आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। नोट कर लिया सबने? फिर ज़रा डिफरेंशिएशन तुम्हारा एक बार और रिकैप करा दें, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो ऐसे पार्ट हैं जो सबसे ज़्यादा मैथ्स में यूज होंगे ही होंगे। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन जो बेस्ड हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, प्योरली डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं वो, उनमें फिजिक्स 0% लगनी है, सिर्फ मैथ्स लगना है। अगर वो मैथ्स आता है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज फिजिक्स के वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। कर लिया नोट सबने? हो गया भाई नोट? चलिए कुछ रिकैप करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फिजिक्स का। आने वाले 2 साल में सबसे ज़्यादा आप फिजिक्स में इन्हीं का यूज़ करेंगे। पहला है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय s equals 10t plus 4.9t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है? टाइम का।
डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन दिस केस। आपसे कहा गया व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए कल बताया था क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उससे क्या आती है वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी होती है ds अपॉन dt और एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। कल करवाया था क्वेश्चन, याद करो, ठीक है। तो यानी हमें को इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। इनिशियल वेलोसिटी कब होती है, जब बॉडी चलना शुरू करती है, उस समय टाइम को क्या लेते हैं 0। यानी जब आप वेलोसिटी की इक्वेशन निकालोगे उसमें अगर आपने टाइम को रख दिया इक्वल टू 0 तो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, इनिशियल। समझ आया कॉन्सेप्ट, यस और नो? लिखो क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया क्वेश्चन, जल्दी करो जी। रोहिला जी खुद भी कर सकते हो ट्राई, ज्यादा ज्यादा कॉपी में काटा ही तो लगेगा, क्या हुआ है नहीं? तुम्हारे तो रग रग में मैथमेटिक्स दौड़ रही है। करें जी क्वेश्चन, s इक्वल्स टू 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर। जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt, यानी इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो d अपॉन dt ऑफ 10t प्लस d अपॉन dt ऑफ 4.9 t स्क्वायर, यही करेंगे जी। 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा dt अपॉन dt। ऐसे ही 4.9 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा फॉर t स्क्वायर। समझ में आया? dt अपॉन dt की वैल्यू 1 तो बन गया 10, और t स्क्वायर की वैल्यू करेक्ट 2t। तो मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई 10 प्लस 9.8t। ना ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, केवल वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल टाइम पर डिपेंड करती है, टाइम की क्या वैल्यू डाली, ठीक है। सो फॉर इनिशियल वेलोसिटी टाइम t की वैल्यू क्या रखी जाएगी 0। तो हम कहेंगे v इनिशियल इक्वल्स टू 10 प्लस 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 0, दैट इज v इनिशियल इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर आ गया इनिशियल वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, देखो मैच कर गया, ये आंसर है। उसके बाद इन्होंने कहा वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो हम लिखेंगे एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड v फाइनल इक्वल्स टू 10 प्लस 9.8 इंटू 3, ठीक। तो v फाइनल आ जाएगा 10 प्लस 9 3 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24, 29.4, ठीक है। तो हमारे पास v फाइनल की वैल्यू आ गई 39.4 मीटर पर सेकेंड। देखो आंसर मैच कर गया। इनिशियल हाँ स्टार्ट होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसी वेलोसिटी को बोलते हैं जब टाइम की वैल्यू 0 ली जाती है, जो टाइम दे रखा हो। समझ में आई बात सबको, ये सुनो?
ये क्लियर? अगले पार्ट में क्या कहा, क्या निकाल करके बताओ? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है भाई dv अपॉन dt, यानी d अपॉन dt वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी? 10 प्लस 9.8 t। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 9.8 t, 10 का डिफरेंशिएशन 0, 9.8 बाहर आ गया, dt अपॉन dt बन गया। तो 9.8 इंटू 1, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? 9.8। यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया सबको क्वेश्चन? यस और नो? कितनी फिजिक्स लगाई इसमें? कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। समझ आया क्यों डिफरेंशिएशन जरूरी है पढ़ना? तबलीन क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलें आगे। शो दैट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये डेरिवेशन है फिजिक्स की, और इसमें फिजिक्स हम नहीं लगाएंगे, पूरी की पूरी मैथ्स से हो जाएगी। आपको ये शो करना है कि पावर फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके आती है। सीधा सा डिफरेंशिएशन। कैसे? वर्क का फॉर्मूला पता है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये तो पता है सबको, बेसिक्स पता है इतना तो देखिए, हम कहेंगे जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो हम सब ने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज W इक्वल्स टू F इंटू S। ठीक है? पावर को कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम। तो यहां पर उसको क्या लिखेंगे? dW अपॉन dt। पावर P वो बन जाती है dW अपॉन dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क, चेंज इन वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। यही तो होता है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? F इंटू S। फोर्स कांस्टेंट ली जाएगी यहां पर, तो फोर्स आ जाएगी डिफरेंशिएशन के बाहर, तो हम लिखेंगे F इंटू ds अपॉन dt। अभी पिछले क्वेश्चन में ds अपॉन dt किसकी वैल्यू थी? वेलोसिटी की। तो मैं लिख सकता हूं P इक्वल्स टू F इंटू v। हो गया प्रूफ? समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सिंपल सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इस डेरिवेशन को बना लिया। ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा फिजिक्स में, ये प्रूफ भी करेंगे हम। डेरिवेशन एक्चुअली में प्रूफ करेंगे हम ये बाद में चैप्टर में। वर्क, एनर्जी एंड पावर, चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 है आपकी बुक की, वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसमें हम लोग ये प्रूव करेंगे P इक्वल्स टू एफ वी। क्लियर? चलें आगे। A balloon is being filled by air so that its volume V is gradually increasing. Find the rate of increase of volume with radius r. Change in volume with change in radius क्या लिखेंगे मैथमेटिकली? dv अपॉन dr। ठीक है? अब बलून को हम जनरली कौन सी शेप मानते हैं? स्फेरिकल। स्फेयर की वॉल्यूम कैसी बता रही थी हमें? 2 पाई आर क्यूब। ये स्फेयर कब घर में कब बनाया था तूने ऐसा वाला? वो हेमिस्फेयर की है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का सरफेस एरिया टोटल कर्व्ड वाला जो होता है
4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का कंप्लीट सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखने हैं बेसिक्स। बेसिक ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज ये माने जाते हैं कि आपको आते होंगे। तो V का फॉर्मूला आपको खुद यहां लिखना है, क्वेश्चन में दिया नहीं गया। देखो यहां जो बलून है उसको हमने बाय डिफॉल्ट माना है इट इज स्फेरिकल, और स्फेरिकल की वॉल्यूम V आपको खुद लिखनी है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R। कोई बात, ये बाबू बहुत डेप्थ में चला जाता है। नोट कर लिया? करें क्वेश्चन। देखिए यहां पर वॉल्यूम V को हम मानेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। क्या पूछा है? इंक्रीज इन वॉल्यूम विथ रेडियस। इसको क्या लिखते हैं? dV/dr। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं कहूंगा देयरफॉर dV/dr विल बी d/dr ऑफ वॉल्यूम कितनी थी? 4/3 पाई आर क्यूब। अब पहचानो इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है? 4/3 और पाई, और कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे dV/dr इक्वल्स टू 4/3 पाई d/dr ऑफ r क्यूब। अब r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा dV/dr इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 4 पाई r स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई ये? dV/dr की। लेकिन क्या क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है? क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी है। r की वैल्यू कितनी लेनी है? 2 यूनिट्स। तो हम कहेंगे एट r इक्वल्स टू 2 dV/dr इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 4 इज 16, सो आंसर इज 16 पाई। देखो आंसर मैच कर गया, 16 पाई। समझ में आ गया सबको कैसे किया क्वेश्चन? यस और नो? डिफरेंशिएशन तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब डिफरेंशिएशन कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, समझ में आ गया सबको? बेसिक फॉर्मूलाज क्या हैं, किस तरह से अप्लाई किए जाएंगे, ये क्लियर है सबको यहां तक? करिए नोट, जल्दी कर बेटा। For a particle executing SHM, the displacement from the mean position, SHM होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लास 11th के लास्ट चैप्टर में पढ़ना है हमने SHM, ऑसिलेशंस चैप्टर जो है ना, लास्ट यूनिट उसका चैप्टर ऑसिलेशंस। उसमें सिंपल ये इसी साल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हम कितनी फिजिक्स लगा रहे हैं। कुछ नहीं लगेगी फिजिक्स, सिर्फ मैथ्स लगेगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, ये है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। यहाँ पर ये थीटा आना था, ठीक है, वेयर a, ओमेगा एंड थीटा आर कॉन्स्टेंट्स। आपसे कहा गया फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। ये क्या है? y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? dy/dt। और उससे फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? dv/dt। यानी इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार। ठीक है,
अब डिफरेंशिएशन तो आप कर लोगे, बस इसमें क्या आ गया साथ में, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन के लिए कौन सा रूल लगता था, चेन रूल। आ गया याद? सब में, दोनों में लगेगा चेन रूल। करके दिखाना जरा ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं चेन रूल दिमाग में गया कि नहीं गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंशिएशन किसका करना होता था, u वाली इक्वेशन का। u वाली इक्वेशन क्या है, ओमेगा टी प्लस थीटा, तो du अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ थीटा। सम रूल लगेगा अब तो सीधा सीधा। ओमेगा और थीटा क्या है, कांस्टेंट, तो मेरे पास du अपॉन डी टी, ओमेगा आ जाएगा बाहर, लिखेंगे dt अपॉन डी टी, और कांस्टेंट थीटा का डिफरेंशिएशन 0। डायरेक्ट रूल लगाया, dt अपॉन डी टी, तो du अपॉन डी टी का आंसर क्या आ गया, ओमेगा। लास्ट में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन डी टी, जो कि है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो आ जाएगा dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी टी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा, और साथ में इसका आंसर क्या था, a cos ओमेगा टी प्लस थीटा। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, वेलोसिटी का। समझ आया सबको कैसे निकाला वेलोसिटी का आंसर, यस और नो? ये इसी साल का क्वेश्चन है, इस साल मिलेगा ये किताब में तुमको। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन। अब जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv अपॉन dt। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, ओमेगा टी प्लस फाइव, थीटा को फिर से क्या मान रखा है हमने, u, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू, अब देखो अगर आप v की वैल्यू निकालो तो v इक्वल्स टू ओमेगा a cos u बन जाएगा, ठीक है ना। यहां तक नोट कर लिया तो मैं इसे इरेज कर दूं, कर लिया नोट सबने यहां तक, जल्दी करो फिर आगे का करते हैं इसको। ए भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएंगे।
डी वी अपॉन डी यू है, डी यू अपॉन डी टी भी करना है। इरेज कर दूं। अब देखो हमने v की वैल्यू निकाली ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। मैं मान लूंगा लेट u इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस थीटा, तो v की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा ए कॉस u, तो मैं लिखूंगा डी वी अपॉन डी यू, ओमेगा और ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, d अपॉन डी यू ऑफ कॉस u, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ओमेगा इंटू ए और माइनस साइन u, तो मेरे पास डी वी अपॉन डी यू आ जाएगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। पहली इक्वेशन आ गई। अब इस वाली इक्वेशन को u की वैल्यू थी ओमेगा टी प्लस थीटा, तो मैं कहूंगा डी यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ थीटा। ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो बचेगा डी टी अपॉन डी टी, और थीटा जो कि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो मेरे पास डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू आई ओमेगा। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो कि होता है डी वी अपॉन डी टी, इसको लिखेंगे डी वी अपॉन डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू अपॉन डी टी, तो ए ओमेगा और साथ में माइनस ओमेगा ए और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये बन जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये बेसिक्स हैं, अगर ये तुम्हें क्लियर हो गया ना तो तुम बहुत सारे बच्चों से ऑलरेडी आगे चले गए, क्योंकि ये पोर्शन समझ नहीं आता बच्चों को। जब ये चैप्टर में आएगा ना तो लगेगा ये क्या किया हुआ है ये, तो फिर टीचर रटवाता है कि इसका वैल्यू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी ऐसे मल्टीप्लाई कर दो आगे, और वो जुगाड़ सिखाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, कौन सा रूल लगा रहे हैं यहाँ पर, चेन रूल का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब क्या होता है अगर मैं तुम्हें एक फॉर्म रटा दूं, दूसरी फॉर्म आ गई क्वेश्चन में, तो क्या करोगे भाई, बात समझ में। इसलिए हमें तरीका आना चाहिए कैसे किया जाता है। शॉर्टकट वो रटा दिया जाएगा कि इसको ऐसे याद कर लो, बायो वालों को मोस्टली कहा जाता है ये वाला पोर्शन याद कर लो। अब अगर मैं आगे जब दोबारा पढ़ाऊंगा, जिसने ये अटेंड नहीं करा है उसको मैं यही कहूँगा बेटा इसे याद कर लेना। दोबारा थोड़ी पूरा चेन रूल पढ़ाया जाएगा, इतना ज़्यादा चेन रूल समझने में पहले ही तुम्हें कितना टाइम लग गया था, दूसरे दिन में समझ में आया है चेन रूल, पहले दिन पे तो ऊपर से गया था। नोट कर लिया, आंसर मैच कर गया सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगर नोट कर लिया तो चले आगे, जल्दी करो। क्लासेस स्टार्ट हो गई 11th की स्कूल्स में? नहीं हुई अभी? कौन से स्कूल में हो गई? अथीनिया में हो गई। अथीनिया के तो बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, काफ़ी सारे पढ़ा दिए अथीनिया में। हाँ, हर साल अथीनिया के बढ़िया वाले बच्चे आ ही जाते हैं। हाँ, नोट कर लिया जी, चले आगे। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है इसे समझते हैं पहले। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन? मान लीजिए मैं आपको ये एक क्वांटिटी y और ये क्वांटिटी x का एक ग्राफ देता हूं। मैंने कहा जी ये इनका ग्राफ है, ठीक है। इस पर मैंने 2 पॉइंट्स मार्क करे, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। मैंने आपको कहा मुझे ये एरिया ABCD का एरिया कैलकुलेट करके बताओ। कौन सी शेप है? कोई सी भी शेप नहीं है, ये तो इर्रेगुलर है ना। AB को ज्वाइन कर दो तो ऊपर का एरिया कैसे निकालोगे? ठीक है,
तो अब इसके लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या? हम इसके अंदर ऐसे पार्ट्स बना दिए, और अगर मैं ये इसका एरिया कैलकुलेट कर लूं, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, और ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक, अब मैंने इन सब की विड्थ बराबर रखी, कितनी? dx के बराबर, स्मॉल विड्थ dx। इस वाले की y की वैल्यू थी y1, यहां पर y की वैल्यू थी y2, यहां पर y की वैल्यू थी y3, और यहां पर थी y4। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इसकी हाइट हो गई कितनी? y1, ब्रेथ कितनी है? dx। तो अगर मैं आपसे इसका एरिया पूछूं, इस वाले का एरिया, तो आप कहोगे y1 dx, दूसरे वाले का y2 dx, तीसरे का y3 dx, और चौथे का y4 dx। अगर मैं आपसे कहूं बताओ ये टोटल एरिया कितना हो गया, तो आप कहोगे सर टोटल एरिया हो गया y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस y4 dx। मैंने क्या किया? जोड़ा। जोड़ने को बोलते हैं टू इंटीग्रेट। जोड़ने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट। तो मैंने यहां पर इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया। अप्रोक्सीमेटली क्यों? अभी भी एरर है। एरर कहां नजर आ रहा है? देखो, ये वाला एरिया आई डिड नॉट अकाउंट फॉर, इस एरिया को मैं मेजर नहीं कर पाया। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये अभी भी मेरी मेजरमेंट में क्या रह गया? एरर रह गया। क्या आप इस एरर को कम करने का तरीका कुछ सुझा सकते हो? हाउ टू रिड्यूस दिस? ना ट्राइंगल नहीं निकाल सकते। अगर मैं इसको बारीक पोर्शंस में डिवाइड कर दूं, देखो ध्यान से, वॉच दिस अगेन, इरेज कर दूं इसको। अगर मैं सेम फिगर लेता हूं, लेकिन इस बार जो मैं लाइंस ड्रॉ करता हूं, दे आर मच क्लोजर। तो इस बार अगर आप नोटिस करो, हमारे पास जो एरर आएगा वो एरर इतना है। पिछली बार से बढ़ गया या कम हो गया? इसका मतलब मैं अगर इनको और छोटा कर दूं तो और कम, और छोटा कर दूं तो और कम। ऐसे आई कैन मेक देम इनफाइनाइटली स्मॉल, ऑलमोस्ट पतली पतली लाइंस जैसे चौड़ाई, और तब ये सारा का सारा एरिया कवर हो जाएगा। अब ऐसे बहुत ढेर सारे बन गए हमारे पास, इनफाइनाइट एलिमेंट्स बन गए, तो हम उनको एक एक करके तो ऐड नहीं कर सकते। तब हम वहाँ उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, और उसके लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या बताता है? इंटीग्रेशन आपको बताता है कि अगर आपको कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, आप उसके कितने छोटे छोटे एलिमेंट्स को लो और सबको उठा करके मिला दो। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स को ऐड करके फाइनल आंसर निकालने का तरीका इंटीग्रेशन होता है। ठीक, तो लिखिए, इंटीग्रेशन इज द मैथमेटिकल टेक्निक, इंटीग्रेशन इज द मैथमेटिकल टेक्निक that enables us to find the sum, that enables us
to find the sum of very very large number of quantities, each of which is very very small, The symbol of integration is, इंटीग्रेशन का सिंबल ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है. ऐसे लिखते हैं. तो इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स यानी एरिया को रिप्रेजेंट करता है. डिफरेंशिएशन किसे रिप्रेजेंट करता था? ग्राफ के स्लोप को. इंटीग्रेशन किसे रिप्रेजेंट करता है? एरिया को. तो जब कोई क्वांटिटी एरिया से आती है तो उसके लिए जनरली हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं. जब कोई क्वांटिटी स्लोप से आती है तो उसके लिए क्या किया जाता है? डिफरेंशिएशन किया जाता है. समझ में आई बात सबको? ऐसी सारी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करने को ही क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन. कहां से कहां तक स्ट्रिप्स थी? x1 से लेके x2 तक की जितनी स्ट्रिप्स थी तो उसको बोलते हैं यहां पर लिमिट्स. जहां से जहां के बीच में हमने ऐड किया, दोज आर कॉल्ड दी लिमिट्स. नीचे वाली को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाली को बोलते हैं अपर लिमिट. इसी की वजह से इंटीग्रेशन दो तरह का होता है. एक जिसमें लिमिट्स हो उसे बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रल. एक जिसमें लिमिट्स नहीं होती उसे बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल. दोनों तरह के फॉर्मूलाज अलग होते हैं, दोनों ही तरह के, और यूज करेंगे हम फिजिक्स में, इनडेफिनेट भी और डेफिनेट भी. ये तो क्लास मैथ्स वालों के लिए भी, ये क्लास 12th में आएगा इंटीग्रेशन, और फिजिक्स में यूज अभी से हो जाएगा. नोट कर लिया? ये जो x1 है इसे बोलते हैं, लिख भी लीजिए, दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट. दिस x2 is called the upper limit. ड्रॉ कर लिया सबने? ये नोट हो गया बच्चों? अब लिखिए टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन. दो तरह का होता है. इनडेफिनेट, इनडेफिनेट में कोई लिमिट्स नहीं होती.
तो जब कोई लिमिट्स नहीं होती इसमें देयर आर नो लिमिट्स, इसको बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। जब लिमिट्स नहीं होती तो हमेशा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड होता है। एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी जब भी हम इसका फॉर्मूला सॉल्व करेंगे उसके फॉर्मूले के लास्ट में लिख देंगे प्लस सी। कांस्टेंट जनरली हम उसे कैपिटल सी लिखते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, कुछ और भी लिखा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, मोस्टली कैपिटल सी लिखते हैं। सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई लिमिट्स नहीं होती इसीलिए। वो कैलकुलेट करना सिखाएंगे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्योंकि इसमें कोई लिमिट्स नहीं होती तो इसलिए इनिशियल वैल्यू सी की कैलकुलेट करी जाती है। जनरली जो फंक्शन होता है उसको जीरो पुट करके तब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट होती है। हाँ, मोस्टली हम लोग लिमिट्स वाला ही डेफिनेट यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसके अंदर लिमिट्स होती हैं, सो नो यूज ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसमें कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे हम लोग, याद रखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल में कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज नहीं होता। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सिर्फ कौन से इंटीग्रेशन में यूज किया जाता है? ओनली इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लिख लीजिए ये बातें, क्योंकि फिजिक्स के मतलब से ही मैं आपको उतना पढ़ा रहा हूं जितना फिजिक्स में यूजफुल है हमारे लिए। अदरवाइज इंटीग्रेशन बहुत वास्ट टॉपिक है। 12th में आओगे तो हर क्वेश्चन नया नया सही लगेगा इंटीग्रेशन में, जिनके पास मैथ्स है। नोट करिए। अब कुछ रूल्स हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। अब ये रूल्स क्या हैं? अगर मान लीजिए आपके पास यहां पर एक कांस्टेंट है, ये a जो है हमारे पास ये कांस्टेंट है, और ये जो पूरी वैल्यू है ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ u, x की जगह u मान रखा है मैंने फंक्शन, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है और हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, और इंटीग्रेशन किसका होता है? ओनली फॉर द फंक्शन। जैसे डिफरेंशिएशन में था, कांस्टेंट बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन किसका होता था? फंक्शन का। तो ऐसे यहां पर कांस्टेंट बाहर आ गया और इंटीग्रेशन किसका होगा? सिर्फ फंक्शन का। क्या इंटीग्रेशन के लास्ट में हमेशा dx du, जिसकी रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट्स किसकी लगाई थी मैंने? x की, तो लिखा dx। अगर u की लिमिट्स लगाऊंगा तो लिखूंगा du। आई बात समझ में? जिसकी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। क्लियर बात? हाँ, तो यहाँ पे भी ये f जो भी क्वांटिटी है वो कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिक फॉर्म है ना, अभी जब प्रैक्टिकली आप देखोगे चीजों को तब आप समझ पाओगे। इसी तरीके से सम रूल, जैसे हमने पढ़ा था किसमें? डिफरेंशिएशन में। क्या होता था? अगर आपके पास दो एक्सप्रेशंस का सम था और पूरे का डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या करते थे? एक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का सम। इसमें भी इंटीग्रेशन अगर सम का हो रहा है तो आप एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, प्लस लगा के दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दोगे। ये सम रूल है इंटीग्रेशन का। इसी तरीके से डिफरेंस रूल, जैसे डिफरेंशिएशन में था डिफरेंस रूल क्या? अगर आपके पास दो फंक्शंस थे और उनके बीच में माइनस था और पूरे को डिफरेंशिएट करने को कहा जाता था, क्या करते थे? पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके माइनस लगा करके दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। यहां पर पहले फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, माइनस लगा करके सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, तो इसको बोलेंगे हम डिफरेंस रूल ऑफ इंटीग्रेशन। यह है सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यह है फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट वाला रूल। इसके बाद लास्ट में इन दोनों को साथ में मिला दिया। अब क्या है? कांस्टेंट भी है, सम भी है, दोनों साथ में मिला दिए। तो अब क्या करेंगे? जब हम इसका इंटीग्रेशन, पहले तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर प्लस लगा करके कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन।
वही सेम वो। मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के आज ग्रुप में एक पीडीएफ सेंड करी थी। ठीक है, वो जितने ज़्यादा फॉर्मूलाज आप याद कर पाएंगे आपके लिए उतना इजी हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 7-8 फॉर्मूलाज तो याद कर ही लेना, वो बेसिक्स वाले जो हैं। आज मैंने पीडीएफ सेंड करी थी ग्रुप में। आई थिंक कितने 14 फॉर्मूलाज हैं शायद उसमें, 14 फॉर्मूले हैं जहाँ तक मुझे याद है उसमें। 14 फॉर्मूलाज थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों के। ठीक है, तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से याद कर पाओ आप लोग। जितने ज़्यादा याद कर लोगे आपके लिए उतना इजी हो जाएगा आगे मैथमेटिकल फिजिक्स को। नोट कर लिया? कर लो जल्दी से। चलो फिर बाकी अब कल कंटिन्यू कर पाएंगे, आज हो नहीं पाएगा आगे वाला ना। कल यहाँ तक पढ़ के आएंगे सब लोग।